तो हमने अभी तक 2 चैप्टर कवर कर लिए। चैप्टर 1 AAC एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, एंड चैप्टर 2 COP केयर ऑफ पेशेंट। 2 चैप्टर में यहाँ तक किसी को कोई इशू? पढ़ के आए हैं सभी? गुड। सो अब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है MOM मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन। इस चैप्टर में स्टैंडर्ड हैं 11, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स कितने हैं? 68। आज हम ये कवर करने जा रहे हैं MOM चैप्टर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो MOM 11 का स्टैंडर्ड 1, जिसको हम MOM 1 बोल सकते हैं, वो किस बारे में बात करता है? तो जैसे चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, तो डेफिनेटली इस चैप्टर में मेडिकेशन से रिलेटेड बात होगी। सो पहला स्टैंडर्ड बात करता है फार्मेसी सर्विसेज एंड मेडिकेशन यूजेस। सो इसमें जनरली क्या क्या पॉइंट्स कवर हो सकते हैं, उसके लिए गाइडलाइन है कि फार्मेसी सर्विसेज के लिए, मेडिकेशन यूजेज के लिए रिटन गाइडलाइंस बेस्ड ऑन दी अप्रूव्ड गाइडलाइंस हर प्रोसेस के लिए, जैसे फॉर्मूलरी, प्रोक्यूरमेंट, प्रिस्क्रिप्शन, स्टोरेज, फॉर्मूलरी, प्रोक्यूरमेंट, प्रिस्क्रिप्शन, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग। इन सारे प्रोसेसेस के लिए इंक्लूडिंग यूज ऑफ मेडिकेशन, आप मेडिकेशन को किस तरीके से यूज करेंगे, इन सारे प्रोसेसेस के लिए इतना कुछ कवर करना है हमको एक डॉक्यूमेंट में, जिसको हम मेडिकेशन मैनेजमेंट मैनुअल या फार्मेसी मैनुअल नाम दे सकते हैं। इट मीन्स सिंपल एंड क्लियर। इसका बड़ा सिंपल तरीका ये है कि आप सारे प्रोसेसेस के लिए जितने भी प्रोक्योरमेंट रिलेटेड है, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, यूज ऑफ मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मूलरी, एक मैनुअल बना सकते हैं फार्मेसी सर्विसेज मैनुअल के नाम से, बेस्ड ऑन द रिटन गाइडलाइंस। उस मैनुअल में आपके सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए। क्लियर है? अगर आप डिफरेंट पॉलिसी एक एक प्रोसेसेस के लिए बनाना चाहते हैं तो एक मैनुअल में उनका लिंकेज हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन उस मैनुअल में हो और बाकी उसमें लिंक हो टू डिफरेंट पॉलिसी। नाउ इस सारे प्रोसेसेस के लिए, यानी कि मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड यूजेज फार्मेसी सर्विसेज को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी होना चाहिए। ठीक है? कमेटी का रोल क्या होगा वो डिफाइंड होना चाहिए। तो इस कमेटी को जनरली क्या बोलते हैं?
ड्रग एंड थेरेपेटिक कमेटी या फिर फार्मेकोपिया कमेटी। इस टाइप की एक कमेटी डेवलप करनी होती है जिसमें डिफरेंट स्पेशलिटी से रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं, जैसे क्लिनिशियंस, नर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी, फार्मासिस्ट एंड इवन क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट अगर आपके पास हैं तो बेटर है, वो हर प्रिस्क्रिप्शन को ऑडिट करके फार्मेसी सर्विसेज को और ज़्यादा सही बनाते हैं। सो इस टाइप के पर्सनैलिटी आप इस कमेटी में ऐड कर सकते हैं, इस टाइप के मेंबर्स आप इस कमेटी में ऐड कर सकते हैं। इस कमेटी का रोल डिफाइंड होना चाहिए। कमेटी क्या करेगी? डेफिनेटली मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड यूजेस के लिए कमेटी का रोल क्या होगा? फॉर्मूलरी डेवलप करना। अब फॉर्मूलरी क्या होती है? अगला स्टैंडर्ड फॉर्मूलरी के बारे में ही तो हम उसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सो एक एक जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए थे, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, ऑल दोज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग जो अपकमिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें, इस चैप्टर में वही सब बातें होने वाली हैं। सो फॉर्मूलरी को डेवलप करना, उसको रिवाइज करना, अपडेट करना, कोई मेडिकेशन एरर है या कोई एडीआर है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उन चीज़ों को डिस्कस करना और उसमें प्लान बनाना कि कैसे हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं एरर्स को, राइट। पॉलिसीज़ डेवलप करना, आपका जो स्टैंडर्ड है NABH के उसके बेसिस पर और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको बेसिस में, उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज प्रोटोकॉल्स डेवलप करना और फार्मेसी सर्विसेज को NABH के स्टैंडर्ड के बेसिस पर उसको उस स्टैंडर्ड को लाना। नाउ इसका कोरम होना चाहिए कि मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे कमेटी में, इसकी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए मीटिंग की, मिनिमम क्वार्टरली 3 मंथ में कम से कम मीटिंग होते रहना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। सो ये कमेटी का रोल हो गया। अब कमेटी को अपडेटेड नॉलेज होने के लिए हॉस्पिटल में एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो कैसे लिटरेचर रिव्यू करेंगे, कैसे अपनी नॉलेज को अपडेट करेंगे, उसका मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे मेडिकेशन एरर की मैंने बात करी, तो उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या लेटेस्ट गाइडलाइन कहती हैं मेडिकेशन एरर किसको कहते हैं, लासा ड्रग्स कौन से होते हैं, हाई रिस्क ड्रग कौन से होते हैं, कौन से लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, कौन से लिस्ट में नहीं हैं, उनके बारे में। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, अब बेस्ट गाइडलाइन है ISMP की, तो ISMP को आप फॉलो कर सकते हैं, ओके। हाई रिस्क ड्रग्स के लिए, लासा ड्रग्स के लिए आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो मैकेनिज्म होना चाहिए कि हाउ द कमेटी विल अपडेट देयर नॉलेज, कैसे अपडेट करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा ये भी मैकेनिज्म होना चाहिए कि फार्मेसी सर्विसेज में या मेडिकेशन यूजेज में कोई चेंज है, कोई बदलाव है, तो उसको किसको रिपोर्ट करना होगा,
सो इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड टू whom, ये प्रोटोकॉल भी डेवलप होना चाहिए, इसका प्रोसेस होना चाहिए। यानी कि फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर मेडिकेशन की शॉर्टेज है तो इन्फॉर्म करना। किसको इन्फॉर्म करेंगे? डॉक्टर को, नर्सेज को, जो क्लिनिकल टीम है उसको बताना होगा। अगर स्टॉक आउट है किसी मेडिकेशन का तो वो इन्फॉर्म करना, इस चीज़ का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना, राइट। सो स्टॉक आउट, शॉर्टेज ऑफ मेडिकेशन, इसके बारे में अपडेट करना, ठीक है। और इसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कब शॉर्टेज हुआ, जिससे कि उस पर नेसेसरी एक्शन लिए जा सके, आगे से वो एरर ना हो, डेफिशिएंसी ना हो या रिड्यूस हो जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो फार्मेसी है वो प्रिफर्ड है कि आपकी 24/7 हो, 24 घंटे की फार्मेसी हो, किसी भी दिन क्लोज ना हो, बेस्ट है। बट अगर 24/7 फार्मेसी नहीं है आपके पास, तो आपके पास इसका भी मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए कि आप मेडिसिन को कैसे यूज करोगे जब फार्मेसी क्लोज है, कैसे आप मेडिसिन को मंगाओगे। तो उसका प्रोक्योरमेंट या स्टोरेज जो है वो आप इमरजेंसी स्टोरेज अलग से करके रखेंगे मेडिसिन का, क्या करेंगे वो प्रोटोकॉल पॉलिसी में आपके डेवलप होना चाहिए कि व्हेन द फार्मेसी इज क्लोज्ड हाउ विल यू मैनेज, मेडिसिन कहाँ से आएंगी, कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि फार्मेसी क्लोज है तो मेडिसिन तो ज़रूरत पड़ सकती है ना, कोई इमरजेंसी हो गई या फिर रूटीन में पेशेंट को यूज करना है, पेशेंट्स को आईपीडी मेडिसिन देनी है, या रात में कोई पेशेंट एडमिट हो गया तो उसको रूटीन मेडिसिन देनी है, या कोई इमरजेंसी हो गई, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो मेडिसिन देनी है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पॉलिसी डेवलप करना होगा, हाउ यू विल मैनेज इफ़ योर फार्मेसी इज़ नॉट ओपन 24/7। क्लियर है? तो इस स्टैंडर्ड में यही सब बातें हैं, ठीक है। थैंक यू।